बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज 29 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है बुध का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तुर्की ने जदीद तरीन असलहा बना लिया है। तुर्की ताकतवर जंगी जहाज और ताकतवर मिसाइल और जदीद तरीन जंगी टैंक बनाकर इसराइल को पीछे छोड़ चुका है। तुर्की और कतर एक हो चुके हैं। तुर्की ने अरब मुल्कों में फौजें, असलहा और ताकतवर हथियार पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ गजा का कंट्रोल भी तुर्क फौज, पाकिस्तान की फौज, उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब और कतर की फौजें संभाल रही हैं, जिस पर इसराइल चीखों पुकार कर रहा है। इससे पहले कि गजा में तुर्की और दीगर मुसलमान मुल्कों की फौजें आए, तुर्की के खिलाफ और गजा के खिलाफ इसराइल ने दोबारा जंग शुरू कर दी है। क्या वाकई इसराइल की पहली बार मुसलमान मुल्कों से बड़ी खौफनाक जंग होने जा रही है? ये हेडलाइंस हैं, इनकी तफसीलात और डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम खबरें मिलती रहें, ताकि आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से कायम रहे और जुड़ा रहे। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त मेरे सामने है कि इसराइल ने गजा की जंग गोया दोबारा शुरू कर दी है। यहाँ पे रिपोर्ट देखें जो इसराइल हायोम इजरायली मीडिया में नशर हुई है, जिसका उन्वान कुछ यूँ है कि गजा सीज फायर रिन्यूड फॉलोइंग IDF स्ट्राइक्स। कि गजा की जो सीज फायर है वो एक तरह से दोबारा बहाल हो चुकी है इसराइली फ़ौज की बमबारी के बावजूद। इस रिपोर्ट के अंदर तफसीलन ये बात लिखी गई है कि हमास ने जंगबंदी मुआहदा तोड़ा और इसराइल की फ़ौजियों पर फायरिंग की, उसकी वजह से इसराइल ने गजा में बमबारी की है। दूसरी तरफ ये एक और रिपोर्ट है जो इसराइली अखबार मारिफ में नशर हुई है, जिसका उन्वान कुछ यूँ है कि गजा इज़ ऑन फायर, ओवर 100 टेररिस्ट एलिमिनेटेड इंक्लूडिंग नॉलेज सेंटर्स। के 100 से ज़ायद गजा में जो दहशतगर्द थे उनको मार दिया गया है और गजा जल रहा है और दरअसल दहशतगर्दों के ऊपर ये हमले शुरू कर दिए गए हैं। नाज़रीन इकराम, हालात कुछ यूँ हैं कि इसराइल चाहता है कि गजा में उनका कंट्रोल हो और गजा से इसराइली फ़ौज को कभी भी ना निकलना पड़े। आधा गजा अब भी इसराइल के पास है, बाकी का जो आधा गजा है वहाँ पर फ़लस्तीनी लोग अपने घरों की तरफ लौटे तो उन्हें अभी भी गैर यकीनी कैफियत का सामना है, यानी कोई पता नहीं कि कब उन पर किस वक्त बमबारी हो जाए, किस वक्त हमला हो जाए। तो आलमी फ़ौजें जो गजा के अंदर अमन व अमान सिक्योरिटी मामलात को संभालने के लिए आ रही हैं, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान फ़ौजें हैं। जिन मुल्कों की फ़ौजें आ सकती हैं या आ रही हैं मैं उनके नाम आपके सामने रखूँगा। सबसे बड़ा मुल्क है तुर्की, फिर है पाकिस्तान, फिर है मिस्र और फिर चौथा मुल्क है कतर और पांचवा मुल्क है उर्दन और छठा मुल्क है सऊदी अरब, सातवां मुल्क है UAE और आठवां मुल्क है सल्तनत ओमान और इसके अलावा कुवैत, बहरीन और कुछ दीगर मुल्क हैं मुसलमानों की, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया का नाम भी आता है, जिनकी फ़ौजें गजा में आएंगी। ये मुसलमान फ़ौजें हैं और अमरीकी फ़ौज गजा में नहीं आएगी, ये मुआहिदे में बात लिखी गई है। अब ये जो मुसलमान फ़ौजें गजा में आ रही हैं, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि गजा में अमन व अमान और सिक्योरिटी के मामलात और इंतज़ामात को एक कंट्रोल में रखा जाए। इन फ़ौजों का हदफ हमास से लड़ना नहीं है, इन फ़ौजों का हदफ इसराइल से लड़ना नहीं है। ये फ़ौजें एक अक़वाम मुत्तहिदा की मातहती में आ रही हैं, जिन्हें अमन फ़ौजें करार दिया गया है या इंटरनेशनल टास्क फोर्स का भी नाम दिया गया है। इन फ़ौजों का हदफ सिर्फ ये है कि इसराइल गजा पर बमबारी ना करे, इसराइल के साथ हमास की कोई लड़ाई ना हो या इसराइल हमास की आड़ में कोई सीज़ फायर वायलेशन ना करे। ये इन फ़ौजों का हदफ और मकसद बताया गया है। अब यहाँ पर मीडिया में अलग अलग तरह से तबसरे और तज्ज़िये हो रहे हैं। बाज़ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो मुसलमान मुल्कों की फ़ौजें आ रही हैं ये हमास से लड़ने के लिए आ रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इस तरह की कोई वाज़ेह तौर पर गजा या अरब ज़राए अबलाग में चीज़ें कुछ भी सामने नहीं आई हैं। दूसरी तरफ इसराइल को बहुत गुस्सा है कि ये जो आलमी फ़ौजें आ रही हैं, मुसलमान मुल्कों की फ़ौजें आ रही हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इनमें तुर्की और पाकिस्तान की फ़ौज को तो गजा में आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर तुर्की और पाकिस्तान की फ़ौजें गजा में आ गईं तो फिर इसराइल के लिए गजा में अपने अहदाफ को हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। इसराइल चाहता है कि गजा में लबनान तर्ज की कार्रवाइयाँ करे, जैसे लबनान में जंगबंदी के बावजूद एक साल से इसराइल हमले कर रहा है, ऐसे ही गजा में हमले करे। इसलिए आलमी फ़ौजों के क़याम की आमद की मुखालफत इसराइल शद्दोमत से कर रहा है। ये ज़रा आप रिपोर्ट देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसराइल हायोम की ये रिपोर्ट है जिसके अंदर लिखा गया है कि द इंटरनेशनल फोर्स इन गजा हैज़ नॉट येट बीन एस्टेब्लिश्ड and is already
थ्रेटनिंग इसराइल सॉवरेनिटी के अभी तक आलमी फ़ौज गज़ा में तैनात नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसराइल की खुद मुख्तारी चैलेंज हो चुकी है। ये इसराइली अखबार की रिपोर्ट का उन्वान है। ज़रा आप तफसील में देखें। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि गज़ा में बैनुल अक़वामी फ़ोर्स अभी बनी भी नहीं है, मगर पहले ही इसराइल के लिए खुद मुख्तारी के लिए ये फ़ौज ख़तरा बन चुकी है। इसराइल एक तारीख़ी मोड़ पर खड़ा हुआ है। इसे अमरीका की गैर मामूली हिमायत हासिल है, मगर यह हिमायत सियासी और सिक्योरिटी लिहाज से भारी कीमत के साथ मिल रही है। वाशिंगटन अब सिर्फ एक सालिस नहीं रहा, बल्कि एक मरकज़ी ताकत बन चुका है जो गज़ा की जंग के बाद इसराइल के रास्ते का तयन कर रहा है। अमरीकी शमूलियत इसराइल को आलमी सतह पर सियासी तहफ़्फ़ुज़ तो देती है, मगर इसी के साथ इसराइली फ़ैसलों पर बराह रास्त अमरीकी जो शमूलियत है वो दबाव भी डाल रही है। इसराइल एक दोहरी मुश्किल में है। एक तरफ वो अमरीकी पुष्पनाही पर पहले से ज़्यादा इन्हिसार कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ किसी भी बैरूनी मदाखलत को खुद मुख्तारी पर हमला समझा जा रहा है। ताउन और निगरानी के दरमियान फ़र्क ख़तरनाक हद तक धुंधला गया है और यरूशलेम में सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। स्टीव विटकोफ, जैरेड कोशनर और जे.डी. वेंस अमरीकी फ़ौजी हुकाम आए और इसराइल को समझाने की कोशिश की। हमास अगरचे सख्त नुकसान उठा चुकी है, इसकी क़यादत, मालियात और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं, मगर वो अवामी शऊर और कुछ इलाकों पर कंट्रोल बरकरार रखे हुए है। कागज़ पर गज़ा में बैनुल अक़वामी फ़ौज की तैनाती माकूल लगती है, मगर इसराइल में इस पर गहरी तशवीश पाई जाती है। सवालात उठ रहे हैं कि इस आलमी फ़ौज को कौन कंट्रोल करेगा। अगर ये फ़ौज इसराइली फ़ौज और किसी ख़तरे के दरमियान खड़ी हो गई तो क्या होगा? क्या इसराइल को अपनी फ़ौजी आज़ादी से हाथ धोना पड़ेगा? यही सवालात किसी मुआहदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं, चाहे अमरीका और यूरोपीय मालिक वाकई सूरत हाल को मुस्तहकम करना चाहते हों। एक मुतनाज़ा तजवीज़ तुर्की की गज़ा में फ़ौज में शमूलियत है। अंकारा खुद को एक मुस्लिम सालिस के तौर पर पेश कर रहा है, मगर इसराइल और कई दीगर ममालिक की नज़र में तुर्की एक गैर मुतवक्के बल्कि कभी कभार मुखालिफ फरीक है। तुर्की का नेटो रुकन होना मामले को और पेचीदा बनाता है। तुर्क इंजीनियरिंग और बाकी इमदादी टीमें गज़ा में दाखिल हैं। सियासी दबाव के साथ साथ वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपनी सियासी बका की जंग भी लड़ रहा है। इस तफसीली रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि आलमी फ़ौजों का गज़ा में आना, बिलखुसूस तुर्की का गज़ा में आना, यह काबिल कबूल नहीं होना चाहिए इसराइल के लिए, और यह बहुत बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान और तुर्की दो मुल्क हैं जिनकी ताकतवर फ़ौज गज़ा में आ रही है, और तीसरा मुल्क है मिस्र जिसकी एक बड़ी फ़ौज है, और चौथा मुल्क कतर है। ये चार मुल्क है बुनियादी तौर पर। सऊदी अरब और यूएई ये बहुत कम तादाद में अगर फ़ौज भेजेंगे तो भेजेंगे, वरना ये 3 से 4 बड़े मुल्क हैं जो गज़ा की फ़ौज में शमूलियत इख्तियार करेंगे। अब इस पर इसराइल में बहुत गुस्सा है कि ये फ़ौज नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की फ़ौज भी नहीं होनी चाहिए और तुर्की की फ़ौज भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बड़ा ख़तरा है। दूसरी तरफ सुनिए क्या, तुर्की मुख्तलिफ मुल्कों से ताकतवर मुआहदे कर रहा है और पाकिस्तान भी अरब मुल्कों से ताकतवर मुआहदे कर रहा है। अगर आप ज़रा इसको गौर से समझें तो तुर्की और पाकिस्तान की फ़ौजें इस वक्त फ़लस्तीन की सरहदों पर हैं, और ये तारीख़ में पहला मौका है। ये 2 साल की गज़ा इसराइल जंग के बाद मौका पैदा हुआ जब पाकिस्तान और तुर्की की फ़ौजों को गज़ा और फ़लस्तीन के बॉर्डर पर आने का मौका मिला है। पाकिस्तान की फ़ौज के हुकाम के उर्दन के, मिस्र के, सऊदी अरब के दौरे देखे गए हैं, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक बहुत बड़ा मुआहदा कुछ दिन पहले हुआ है, और अभी पाकिस्तान की फ़ौज का सऊदी अरब में आना, उर्दन में आना, मिस्र में आना, ये बहुत बड़ा, ये एक मुस्तक़बिल का ये मंजरनामा है। और यही नहीं, तुर्की की फ़ौज का गज़ा में आना, उर्दन में आना, ये भी बहुत बड़ा चेंज है। मैं आपके सामने खबर रखूँगा, कतर के जो वज़ीर दिफ़ा हैं, जो कतरी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, वज़ीर आज़म के वो भाई हैं, नायब वज़ीर आज़म हैं सऊद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी। उन्होंने तुर्की का दौरा किया, तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात की, तुर्की के आला फ़ौजी हुकाम से मुलाकातें हुई। तुर्की और कतर में मुश्तरका फ़ौजी दिफाई मुआहदे हुए हैं। अभी चंद दिन पहले उर्दगान भी कतर गए हुए थे और कतरी बादशाह से उनके तफसीली मामला तय हुए हैं। इतलात के मुताबिक तुर्की ने एक जदीद किस्म का अल्ताए नामी जो टैंक है वो मुतारफ़ करवाया है। ये जदीद दौर का जदीद सिक्योरिटी वर्जन रखने वाला और सिक्योरिटी फ़ीचर रखने वाला एक ताकतवर ये जंगी टैंक है, जिसकी कीमत तकरीबन कोई $10 मिलियन से भी ज़ायद की बताई जा रही है, और हर साल तुर्की 100 के लगभग ये टैंक तैयार कर सकता है। तो इन टैंकों को बनाने का मकसद एक ताकत और क़ुव्वत हासिल करनी है असलहे में। इससे पहले तुर्की जंगी जहाज़ मुख्तलिफ़ तरह के बना रहा है और ज़ाहिर कर चुका है, ड्रोन तैयारे बना चुका है, मिज़ाइल बना चुका है, और मुख्तलिफ़ तरह की जदीद किस्म की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो बना चुके हैं। अभी हमने आपको परसों बताया था, यानी 2 दिन पहले, कि तुर्की ने
यूके से, बरतानिया से जो 40 यूरो फाइटर जेट्स हैं वो ख़रीदने का मुआहिदा किए हैं। तुर्की आसमानों का बादशाह बनने जा रहा है और तुर्की अमेरिका से भी F-35 जहाज़ लेने जा रहा है और तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ताकतवर जंगी जहाज़ का आन बनाना भी शुरू कर रखा है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की स्टेटमेंट में मेरे सामने है कि तुर्की की यौम आज़ादी का 102वां साल मनाया गया। उस मौके पर एर्दोगान ने कहा है कि हम अपनी क़ुव्वत और ताकत को तुर्की को ज़िंदा रखने के लिए बढ़ा रहे हैं और हम दुनिया में एक नए आलमी निज़ाम को तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा आलमी निज़ाम जो मसावी निज़ाम हो और जो दुनिया में सबको यकसां हुकूक फराहम करे, एक ऐसे आलमी निज़ाम के लिए तुर्की काम कर रहा है। बहरहाल सो काम, अब तक की कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, मालूमात हैं जो अब तक पहुँचाई गई हैं। मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।